सबसे पहले मंच पर लगी जो तस्वीरें आपके सामने हैं, महान विभूतियां और महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहा अध्यक्ष मंडल, मेरे सामने मौजूद विभिन्न गांवों से आए हुए बुजुर्गों, काके ताऊओं, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं अपने विचारों की शुरुआत अपने परिचय से करना चाहता हूं। 8वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में करी, उसके बाद इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक, और उसके बाद अभी हरियाणा सरकार में क्लास बी नौकरी कर रहा हूं। जो संघर्ष किया अब तक उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमने शायद इस क्षेत्र की सबसे पहले शहीद भगत सिंह खेल व शिक्षा समिति का गठन किया। एक यात्रा चली थी बहुत पहले, जो हुसैनी वाला बॉर्डर, जहां शहीद भगत सिंह की, जहां पे उनकी प्रतिमा है और जहां पे उनका दाह संस्कार किया गया था, उनके साथियों का वहां से इंडिया गेट तक जो बाइक यात्रा थी उसमें शामिल हुए। उसके बाद किसान आंदोलन में 13 महीने टिकरी बॉर्डर के ऊपर आपके तोशाम का नाम रोशन किया है। जब देश की बेटियों को और देश के गौरव को, देश की बेटियों को, देश के गौरव को सरेआम सड़कों के ऊपर कुचला जा रहा था, तो जंतर मंतर के ऊपर हमारे बुजुर्ग साथी और नौजवानों ने सहयोग किया। देश की पहली एमएसपी पैदल यात्रा तोशाम से टिकरी बॉर्डर, सौरभीय मंगल सिंह खरेटा, उनके साथियों और हमारे युवा साथियों की टीम ने तोशाम से टिकरी बॉर्डर तक पैदल निकालने का काम किया। अग्निवीर आंदोलन में आपके क्षेत्र के युवाओं को सचेत किया कि ये योजना कितनी घातक है युवाओं के लिए, उनको उत्प्रेरित किया, उनको समझाया कि बहुत सूझबूझ से आप पैदल चलते हुए दिल्ली तक जाना है, क्योंकि बिहार से आवाज उठ चुकी थी कि युवा सड़कों से पैदल लाइन तर लाइन दिल्ली तक चल चुका था। युवाओं ने समझा, युवा एकत्रित हुए और सांपला तक पहुंचे। मैंने उनको कहा था 2 दिन सांपला चौधरी सर छोटूराम की मूर्ति के पास, प्रतिमा के पास आप बैठे रहो। हरियाणा में विभिन्न जगह पंचायतें हो रही है इस मुद्दे पे, आप यदि यहां डटे रहे तो एक जलजला होगा, और जैसे किसान आंदोलन जीता है ऐसे ही अग्निवीर आंदोलन जीतते और इस योजना को, इस बहरी और गूंगी सरकार को वापस लेना पड़ता। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना जो आपके प्रदेश में धारीवाल जी चला रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन, उनके साथ जब नरवाना में उनकी साइकिल यात्रा पहुंची तो पूरा जींद जिले का उनके साथ रहे। सामाजिक मुद्दे तो शाम के चाहे कोई हो, कुछ बुजुर्ग उठने लगे हैं, समझाना यह होगा, कुछ शरारती तत्व तो शाम में देह व्यापार का अड्डा खोलना चाह रहे थे। उसमें सब लोगों के पास जाके, तो शाम के आज गुहान 10-25 गांव में जाके बुजुर्गों से बोला गया कि जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप लोग आगा खींचो, नहीं तो आज 1 अड्डा खुला है, कल 2 खुलेंगे, परसों 3 खुलेंगे, और हमारी बहन बेटियां और युवा जो आ रहे हैं वो गलत दिशा में चले जाएंगे। अब जो आज का एजेंडा है, आज का एजेंडा जो बताया गया है कि एक ऐसा समय आ चुका है जो आजादी के समय का टाइम था, और मैं बहुत खुश हूं आज जो इस हॉल में लोग एकत्रित हुए हैं, ये एक संपूर्ण लोकतंत्र की छाप है। आपके सामने जितने तस्वीरें लगी हुई हैं, वैसे ही वैसे वो लोग तो चले गए, आप लोग बैठे हैं। 36 बिरादरी जिसको कहते हैं वो यहां बैठी हुई है। हमें समझना होगा, पुराना हरियाणा, पुराना देश, खेत खेड़ा खाप खलिहानों का देश, खेत खलिहान का, खेड़ा का, खाप का जो मुद्दा है, जैसे बुजुर्ग रहते थे, 36 बिरादरी एक साथ हुक्के पे चर्चा करती थी, बैठती थी, दुख सुख में साथ आते थे। हमें समझना होगा ये किसानी उदारवादी किसानी है, ये जमना पार वाली सामंतवादी किसानी नहीं है। हम यहाँ शेरी और साझी की खेती है, वो नौकर और मालिक की है। यदि आप इकट्ठे होंगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको अलग फाड़ पाए।
युवाओं को समझना होगा, बुजुर्गों के पास बैठ के उनसे समझना होगा। आज के एजेंडे पे लास्ट में मैं अंतिम यही कहूंगा, हम कोई अपने आप को कैंडिडेट नहीं मानते, जो भी, क्योंकि मकसद एक है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। जो भी कैंडिडेट कांग्रेस से होगा हम उनके साथ हैं और बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद, राम राम। पंचायत की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से चले, इसलिए सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से प्रार्थना है 10 मिनट और बैठ जाओ, ताकि ये इतना अनुशासन से पंचायत चली है और इसका सारे देश में ये संदेश जाए कि देवराड़ा गांव में पंचायत है और वो इतनी अच्छी तरीके से चली है। सभापति महोदय जी, मंच संचालक कुलदीप पिटौती जी, 106 गांवों से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और आस पड़ोस से आए हुए सभी पंचायत के मेंबरान, आज मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, तोशाम हलके में ऐसी पंचायत पहली बार हुई है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन आज स्वयं तोशाम हलके में खड़े होकर एक आवाज को बुलंद करने का काम किया है, और वो भी इस विश्व के, इस लोकतांत्रिक भारतवर्ष की सबसे जवान अवस्था जो हमारी 36% है, वो इस सभा में है और बुजुर्गों का मार्गदर्शन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये पंचायत क्यों इकट्ठी हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाषण और मेरे से पहले कामरेड ओम प्रकाश से लेकर मनेंद्र भाई तक सब ने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है, अपना परिचय भी दे दिया है। मैं थोड़ा सा परिचय देकर दो ही बात करूंगा आपकी। मैं आसन कुमार सांगवान, गांव भेरा, अर्जुना अवार्डी, भारत गौरव अवार्ड, द्रोणाचार्य और भीम अवार्डी हूँ। भारतीय कबड्डी टीम का बहुत लंबे समय तक टीम कैप्टन रहा हूँ और भारतीय कबड्डी टीम का चीफ कोच रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑब्जर्वर रहा हूँ। ईरान कबड्डी टीम का चीफ कोच रहा हूँ। साउथ कोरिया कबड्डी टीम का टीम कोच रहा हूँ और हाल ही में भारतीय कबड्डी टीम का चीफ कोच था और कबड्डी से जुड़ा हूँ, नौजवान साथियों से जुड़ा हूँ। आप सभी की आवाज को बुलंद करते हुए मैंने भी, चाहे बॉर्डर हो, चाहे टोल टैक्स हो, वहाँ अग्रणी भूमि निभाई है। वहाँ सब साथियों के साथ हमने तन मन और धन से उनका सहयोग किया है। ये मैं ही नहीं, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमारे हर नागरिक, विशेष तौर पे हरियाणा के हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी, हर बच्चा, हर मातृशक्ति, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में और हर इंसान के पास जाकर किसान आंदोलन में भागीदारी रखने के लिए अलख जगाई। वो अलख आप हमने लस्सी से, दूध से, हरी सब्जी से, अनाज से, धन से सारा एकत्रित होके हमने किसानों की लड़ाई 13 महीनों तक बॉर्डरों पे लड़ी और बहुत सारे शहादत हमारे किसानों ने दी। उसका जो श्रेय है वो आप सभी नौजवान साथियों पर, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इनके प्रेरणा से चला। मैं आपको बहुत बहुत इस चीज के लिए बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। बात रही इलाके की, हमने ये पंचायत क्यों इकट्ठी की? हमने ये पंचायत इसलिए इकट्ठी की, हमारे 106 गांवों में से कोई भी बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के विधायक को, बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध लड़ने की अक्षमता रखता हो और कांग्रेस पार्टी हमारे किसी 106 गांवों में से किसी भाई को टिकट देती है, हम सभी उसके साथ तन मन और धन के साथ हैं। अगर हम इंडिविजुअल स्वार्थ की भावना से अलग अलग टांग खींचते रहे, अलग चलते रहे, एक के विचार एक नहीं मिले,
तो हम, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया, कोई दूसरे के बहकाव में आके खड़ा हो गया, तो निश्चित तौर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाजपा सरकार का हेल्प कर रहा है, वो मदद कर रहा है। ऐसी नीति से बचने के लिए आप लोगों में से जो भी अच्छा है उसको चुन लो। कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, हम सब उसके साथ रहेंगे। आप सहमत हैं सभी? बहुत अच्छी बात। ये निस्वार्थ भावना, हौसला रख के और आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का काम हो, इसके लिए हमें बहुत आगामी सोचना है। बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बहुत छोटी छोटी बाधाएं आएंगी, उनसे लड़ने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग की जरूरत है और इसको लेके हम आगे बढ़ें। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सभी तोसाम हल्के के 106 और डिस्ट्रिक्ट भिवानी से आए हुए सभी नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। जो आज पंच परमेश्वर की भूमिका में बैठे हैं मंच पर, संविधान हमारा भाग्य से लागू हुआ था आज़ादी के बाद 59 में, लेकिन उससे पहले ये आदरणीय मंच 11वीं शताब्दी से लगभग हमारी पंचायतें ही ये फैसला करती आई हैं। तो सबसे पहले अगर आत्मा के उच्च स्तर पर अगर फैसला लिया जाता है और आत्मा के उच्च स्तर से ही अगर पंच चुने गए हैं तो वो सर्वोत्तम फैसला है, वो भगवान के द्वारा किया हुआ फैसला है। हमेशा ही जितने भी झगड़े हुए हैं वो हमेशा आत्मा के उच्च स्तर से लिए हुए फैसलों में और आत्मा मार्ग के लिए हुए फैसलों के अंदर हमेशा एक द्वंद्व रहता है। और आप सभी प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर बैठे हैं, जिसने आज की इस समस्या की गंभीरता को समझा है, आपके भीतर मौजूद उस भगवान का अंश कहूँ या यूँ कहूँ कि चेतना, उसको मेरा नमन प्रणाम। सभी तरीके के वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। युवा वर्ग से मेरा मतलब यहाँ पे युवा, बुजुर्ग, किसान, कर्मचारी, मजदूर और कुल मिलाकर के ये है, एक जो इनमें खासियत है वो ये है कि ये हमारे अपने हैं। इस बात से मेरे को एक बात याद आई कि मेरी कोई सहेली है, सहेली भी कह लो तो मेरी ननद भी है, तो उनका इकट्ठी शादी थी। 2 बहन भाई हैं, जुड़वा, कृष्ण और कृष्णा, परिवार से ही हैं। तो मैंने कृष्णा को यूँ कहा कि वो शादी की एल्बम दिखा रही थी, तो मैंने उसका मन रखने के लिए यूँ कहा, भाई अपने देवर का पक्ष लेने के लिए भाई कृष्णा कुछ भी कहते, मेरे देवर की फोटो बड़ी आ रही है। तो उसने कहा, मेरी ननद ने कहा कि बस एक ही फर्क है भाभी, बोली सूत्रा तो थारा बटे हुए भी गणाए हैं, बस एक ही फर्क है कि वो कृष्ण थारा घर का है। तो सबसे बड़ी बात जो आज जिस मुहिम के लिए निकले हैं ये प्रबुद्ध जन, मेरा भी इनके जो भी फैसला है उसको समर्थन है। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट हो हमारे क्षेत्र का, उसके अंदर एक काबिलियत पक्का होनी चाहिए, बाकी तो सब आप लोग तय करेंगे। एक काबिलियत ये हो कि वो दिल का अनपढ़ हो और दिमाग का पढ़ा लिखा हो क्या रहा है कि भावनाओं से लोग चल रहे हैं, उल्टा हो रहा है। जिसका जो दिल से अनपढ़ होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा, वो हमारे लिए तोलेगा नहीं चीज़ों को कि मुझे वहाँ जाने से फायदा है, वहाँ जाने से फायदा है। अब तक मौजूदा जितने भी हमारे घराने काम कर रहे हैं सत्ता के लिए, वो हम पर राज करने के लिए कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रबुद्ध जन, जिसको मैं सलाम करती हूँ, शायद पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ये ऐसा प्रयास हो रहा है कि इस तरीके के लोग यहाँ पर आकर के कैंडिडेट चुन रहे हैं अपनी पसंद का। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है कि तीनों घराने चाहते हैं हम पर राज करना, और ये प्रबुद्ध जन चाहता है कुछ ऐसा कैंडिडेट लाना या कुछ ऐसा रोड मैप भी तैयार करना जिससे हम नाज कर सके अपने आप पर इस क्षेत्र में होने वाला। और इस क्षेत्र की प्रतिभा पर मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भरोसा ना हो, क्योंकि एक संगठन में 2007 में मैं आदरणीय मास्टर रोशन लाल जी हैं रोडा से, ये भी
कर्मचारी संगठन में काम कर रहे थे और मास्टर शेर सिंह जी, उनकी शायद मेरी टेलीफोनिक बात हुई थी। हमने 66 संगठन जीन जाट धर्मशाला में बुलाए थे। तो जब मैंने कोई इमरजेंसी हम पे आई थी, मैं थोड़ा सा, चलो इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ उसमें से 66 रजिस्टर्ड संगठन में से 52 लोग इस धरती के थे। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम में एक चेतना है, हम आने वाले उस खतरे को पहले से भांप लेते हैं जो लोगों के समझ में भी नहीं आता। क्या हुआ? आप बोलो मैडम। तो आपकी ये जो महापंचायत चली, मैं इसका समर्थन करती हूँ और तहे दिल से मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। और इसके अलावा कि मेरे साथ भी एक दो बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे को कहने लगे कि ये जरूर क्या, सबको ही पता है कि कैंडिडेट चुनने के लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई एक बात होती है कि एक किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तेज दौड़िए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, और चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगिए पर गतिमान बने रहिए। पर कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं फिर जाना कित है। तो ये जाना कित है, इस बात को बताने के लिए ये प्रबुद्ध जन आज इकट्ठे हुए हैं। आपके एजेंडे का मेरी राजधानी संडवा है, तो मैं इसकी एक कैंडिडेट थी, एक वक्ता थी, एक वोटर हूँ मैं, इस नाते मैं यहाँ पे आई। बाकी मेरा एक एजेंडा जो 57वां प्रोग्राम है पूरा हरियाणा भर में चल रहा है, 16 जिले हम कवर कर चुके हैं, और वो इसी का ही कि हमारा जो कैंडिडेट हो उसके लिए हमारा एजेंडा क्या हो। तो मैं पिछले 12-13 साल से मैं रह रही हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में रहते हुए मैंने ये महसूस किया है कि हमारी जो मौजूदा राजधानी है, जो हमारी राजधानी कहलाती है, किराए की राजधानी है, 40% राजधानी है, उसको उसी चंडीगढ़ की राजधानी रखने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पिछले दिनों एक खबर छपी, आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी कि 2026 में 126 सीटों वाली विधानसभा बनने जा रही है। तो हमारी मौजूदा सरकार ने चंडीगढ़ से जगह मांगी तो चंडीगढ़ ने कंडीशन रखी कि हम 500 करोड़ रुपए लेंगे और पंचकुला के साथ लगती 10 एकड़ जगह लेंगे। तो जब 10 एकड़ जगह ही देनी हो और 500 करोड़ रुपए सिर्फ विधानसभा के लिए देने हो, तो फिर वहाँ दो बॉर्डर पार करके क्यों जाना। अगर नहीं बननी है तो हमारे बीच में बने। एक तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। 20 साल पहले हमारा गुड़गांव क्या था, कुछ भी नहीं था। जब गुड़गांव आज सरकारी सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे सकता है, वो तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी बीच में खराब हो गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर राजधानी हमारे बीच में बनती, और मैं तो ये भी रहती हूँ कि ड्राई लैंड पे बनाओ जो सूखी जगह है, पानी वाली जगह तो हमारी उपजाऊ है ही, उसको क्यों खराब करना। तो अगर हमारी राजधानी हमारे बीच में बनेगी तो इससे क्या फायदे होंगे राजधानी और हाईकोर्ट से। राजधानी बीच में बनने से हमारा एयरपोर्ट जिसके 8 बार उद्घाटन हो चुके हैं, उसका उद्घाटन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, वो फंक्शनल होगा। नहीं तो इससे पहले चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट बना है, हरियाणा का आधा बजट गया, हमारे किसी भी जिले को वो सूटेबल नहीं है। तो इस तरीके के कुछ फैसले लिए जाने चाहिए। अकेला हमारा गुड़गांव 17% GST दे रहा है और हमारी जनसंख्या 2%, और अभी BBB के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की 65% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो हमारे बजट में तो चंद्रबाबू नायडू 3 राजधानी बना रहे हैं, हमारी औकात क्या 1.5 राजधानी की भी नहीं है। आधी चंडीगढ़ रहे और एक यहाँ पर भी बना ली जाए, और लगातार वक्त का दबाव है। तो ये जो पंचायत का फैसला है, इसके साथ मेरा भी समर्थन है। बाकी इस राजधानी और हाईकोर्ट वाले मुद्दे का ये एक विचार है जिसको आप अपना सकते हो। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना किसी की इस पे वोटो है, गैर राजनीतिक मुद्दा है। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सभी को ज्ञापन दिए थे इस मुद्दे से संबंधित, क्योंकि जनहित के मुद्दे के लिए कोई भी लोग जाएंगे नहीं। ये एक सिर्फ विचार है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। और एक दिन विशेष इसके लिए भी आप मीटिंग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स आपके बीच में आए, चाहे जो मर्जी आए, हमने उनको इसका ज्ञापन सौंपना है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सौंपा है, आप लोगों ने वक्त दिया, ये यहाँ पर
56वां प्रोग्राम था 16 जिलों का। थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोगों से विनती है कि आप जुड़ेंगे। थैंक यू।